सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी यूट्यूब अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स एजुकेशन। करंट अफेयर्स एजुकेशन में आज हम चर्चा करेंगे 14 सितंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की। ये वही करंट अफेयर्स होंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं और परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना है। सो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। शुरुआत करते हैं अंतिम सेशन के अभ्यास प्रश्न के साथ। अंतिम सेशन में हमने आपसे पूछा था अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, यानी कि इंटरनेशनल लिटरेसी डे। ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है 8 सितंबर को। तो इसका सही आंसर है 8 सितंबर। आप में से अधिकतर लोगों ने इसका सही जवाब दिया। इसी प्रकार से आप जवाब देते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। हम आपसे कुछ नहीं चाहते, हम आपको इतना अच्छा क्वालिटी कंटेंट दे रहे हैं, इतने अच्छे करंट अफेयर्स दे रहे हैं, कम से कम एक शेयर तो बनता है। वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो, लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लेना, ताकि आगे आने वाली नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे। पढ़ते हैं आज के करंट अफेयर्स की ओर। हिंदी दिवस सबसे पहले आता है। आज है हिंदी दिवस। 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो हिंदी भाषा को यहाँ पर प्राथमिकता देना ही इसका उद्देश्य है और हिंदी भाषा का विकास और उसके साहित्य को बनाए रखना, उसके इतिहास को संजोए रखना ही इसका उद्देश्य है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आज के दिन, जब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अंग्रेजी को इतनी मान्यता दी जा रही है, अंतर्राष्ट्रीय भाषा बन चुकी है। तो कम से कम हमें अपने देश में हिंदी को प्रमोट करना चाहिए और इसके लिए हमें पूरे प्रयत्न करने चाहिए। तो खास चीज़ यहाँ पे आपको याद रखनी है, हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। और 14 सितंबर को केवल हिंदी दिवस मनाने से ही हम ये नहीं है कि भाई हिंदी को प्रमोट कर पाएंगे। हमारे लिए ये होना चाहिए कि हर दिन ही हिंदी दिवस होना चाहिए। हमें हिंदी भाषा का इस प्रकार से संवर्धन करना है, इस प्रकार से विस्तार करना है कि हिंदी हमारी एक अंग बन जाए, हमारे जीवन का एक अंग बन जाए। और सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि हम हिंदी को समझें। तो आप जितने भी लोग आज मुझसे जुड़े हैं वो पढ़ लीजिए कि हम हिंदी को आगे बढ़ाएंगे किस प्रकार से। देखिए, मानक हिंदी आपको पढ़नी पड़ेगी, हिंदी आपको पढ़ना है और हिंदी व्याकरण को समझना है। सबसे बड़ी चीज़ हिंदी व्याकरण को समझिए। किसी भी भाषा का जो आधार होता है वो उसकी व्याकरण होती है। तो आपको व्याकरण को समझना है, ठीक है। तो व्याकरण को समझ के और अपने वर्तनी को सुधारिए। आप ये पढ़ लीजिए कि मैं हिंदी को प्रमोट करने में, हिंदी के संवर्धन में और हिंदी के विस्तार में अपना क्या योगदान दे सकता हूँ। तो आप ये योगदान दे सकते हैं कि आप अपनी हिंदी को सुधारिए और उसको आम जगह पर प्रयोग कीजिए। जहां आप अन्य भाषाओं का प्रयोग करते हैं उसकी जगह हिंदी का प्रयोग कीजिए, शुद्ध हिंदी का प्रयोग कीजिए। और शुद्ध हिंदी आपको सीखने को मिलेगी जब आपको हिंदी का व्याकरण अच्छे से समझ आएगा। अब देखिए, इसके बारे में थोड़ी और चर्चा करते हैं। 14 सितंबर 1949 को देश की राजभाषा बनी थी हिंदी, यानी राजभाषा के रूप में आज भी हिंदी है वो प्रचलित है। राजभाषा कीर्ति एवं राजभाषा गौरव पुरस्कार है वो भी इसी दिन दिए जाते हैं। इस बार फिजिकली आयोजन न होके, यानी गैदरिंग तो नहीं होगी, लेकिन नामों की यहाँ पर घोषणा की जा चुकी है कि किन को किस प्रकार से कौन सा पुरस्कार दिया जाएगा। राजभाषा कीर्ति पुरस्कार की अगर मैं बात करूं तो 2018-19 का ये 3 श्रेणियों में क ख ग 3 श्रेणियों में 6 व्यक्तियों को दिया गया है। ये संगठन मान सकते हैं, यानी 6 पुरस्कार आप कह सकते हैं कि क ख ग 3 श्रेणियों में 6 पुरस्कारों की घोषणा की गई है। किन किन को दिए गए हैं ये आगे मैं स्लाइड लगा दूंगा, आप उनमें देख लीजिएगा और उनसे नोट्स भी बना सकते हैं। इसके साथ ही आप टेलीग्राम पे टेस्ट भी दे सकते हैं। हमेशा मैं आपको कहता आया हूँ, रोज जो भी वीडियो हम डिस्कस करते हैं करंट अफेयर्स का, उसका टेस्ट है वो टेलीग्राम पे होता है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। राजभाषा गौरव पुरस्कार की अगर मैं बात करूं तो 2018-19 में 3 व्यक्तियों को हिंदी भाषी क्षेत्र के लिए और 3 व्यक्तियों को हिंदीतर भाषी क्षेत्र के लिए दिया गया है, यानी 6 पुरस्कार यहाँ पर राजभाषा गौरव पुरस्कार दिए गए हैं और 6 ही यहाँ पर राजभाषा कीर्ति पुरस्कार के रूप में दिए गए हैं। आगे ये आपके सामने स्लाइड है, आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका कौन है?
देखिए ये जापान की खिलाड़ी हैं और इन्होंने यूएस ओपन अभी चैंपियनशिप जो हुआ था उसमें ये विजेता रही हैं। इन्होंने बेलारूस की विक्टोरिया एंजोरिका को हराया है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरी बार इन्होंने यूएस ओपन को जीता है। नेक्स्ट है अपना, प्रधानमंत्री द्वारा बिहार में पेट्रोलियम क्षेत्र से संबंधित 3 महत्वपूर्ण योजनाएं राष्ट्र को समर्पित की गई हैं। इनमें देखिए पहली है पारादीप हल्दिया दुर्गापुर गैस पाइपलाइन। इसके कौन से खंड का अभी देखिए उद्घाटन किया गया है वो मैं आपको बता देता हूँ। इस पूरी लाइन के बारे में जानकारी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट की ओर। सबसे पहले देखिए पारादीप यहाँ पे नाम आया है, तो पारादीप से शुरू होती है ये गैस पाइपलाइन, फिर आती है हल्दिया, हल्दिया से आती है दुर्गापुर, दुर्गापुर से बांका, बांका से पटना और पटना से मुजफ्फरपुर। तो अभी जिस लाइन का उद्घाटन हुआ है, जिस गैस पाइपलाइन का जिस खंड का उद्घाटन हुआ है वो है दुर्गापुर बांका। दुर्गापुर और बांका के बीच की जो गैस पाइपलाइन है उसकी लेंथ है 921 किलोमीटर। अभी इसी का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया है और इसके बाद में बांका से ये आएगी पटना और पटना से मुजफ्फरपुर। इसके लिए टारगेट रखा है 2021 कि 2021 तक पारादीप, हल्दिया, दुर्गापुर, बांका, पटना और मुजफ्फरपुर इस गैस पाइपलाइन को हम पूरी तरह से कवर कर लेंगे। तो आपको ध्यान में रखना है इस चीज को। पूरी जो गैस पाइपलाइन है वो शुरू होती है पारादीप से और खत्म होने वाली है 2021 में मुजफ्फरपुर में जाके। अभी जिस खंड का उद्घाटन किया है उसका नाम है दुर्गापुर बांका गैस पाइपलाइन। दिस इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट अगली जो योजना है वो है पूर्वी चंपारण में बॉटलिंग प्लांट। पूर्वी चंपारण में जो बॉटलिंग प्लांट लगाया जा रहा है इसका उद्देश्य रखा गया है यहाँ पे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को गैस आसानी से उपलब्ध हो सके, गैस सिलेंडर है वो आसानी से उपलब्ध हो सके। इसके अलावा बांका में भी एक बॉटलिंग प्लांट लगाया गया है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि 3 महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, उनमें एक तो आपकी गैस पाइपलाइन वाली हो गई और दूसरी और तीसरी ये है आपकी बॉटलिंग प्लांट की स्थापना। 2 बॉटलिंग प्लांट है वो लगाए गए हैं पूर्वी चंपारण और बांका में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। कृष्णा गोदावरी बेसिन। कृष्णा गोदावरी बेसिन क्यों चर्चा में है उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कृष्णा नदी का उद्गम और गोदावरी नदी का उद्गम कहां से होता है, ये आप मुझे कमेंट में बताइए। कृष्णा और गोदावरी का उद्गम कहां से होता है। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। देखिए मीथेन ईंधन का उत्कृष्ट स्रोत है कृष्णा गोदावरी बेसिन। मीथेन हाइड्रेट के रूप में जमा है मीथेन का भंडार यहाँ पे। और मीथेन हाइड्रेट का निर्माण कैसे होता है, देखिए मीथेन हाइड्रेट का निर्माण महासागरों में उच्च दबाव एवं कम तापमान पर हाइड्रोजन बॉन्डेड पानी और मीथेन के एक दूसरे के संपर्क में आने से होता है। दिस इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पे देखिए कौन कौन सी चीजें याद रखनी है। कृष्णा गोदावरी बेसिन ये आपको याद रखना है, क्यों चर्चा में है, कौन सा ईंधन मिला है, यहाँ पे डायरेक्ट पूछ सकता है। तो मीथेन ईंधन का यहाँ पे भंडार मिले हैं और मीथेन हाइड्रेट के रूप में ये जमा है। तो मीथेन हाइड्रेट की संरचना क्या है, ये कैसे बनता है, तो मीथेन हाइड्रेट के बारे में मैंने आपको बताया कि किस प्रकार बनता है। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय वन शहीद दिवस ये 11 सितंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए 15वां संस्करण है, वर्ष 2020 में इसका आयोजित हुआ है राष्ट्रीय वन शहीद दिवस का। और इसके उपलक्ष्य में देखिए यहाँ पर जो भी व्यक्ति वन संरक्षण में, जैव विविधता के संरक्षण में जिन्होंने भी बलिदान दिया है उनको इस दिन याद किया जाता है और उन्हीं की याद में इसका आयोजन होता है। एक चीज यहाँ पे देखिए, एक नाम आता है पर्यावरण के क्षेत्र में, बहुत ही मशहूर नाम है अमृता देवी। किस प्रकार से इन्होंने पर्यावरण के संरक्षण में अपना योगदान दिया था। इन्होंने एक नारा दिया था जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, सिर साठे रूख रहे तो भी सस्तो जान। ये इन्होंने अपनी भाषा में कहा था कि अगर सर कटवाने के बाद में भी एक पेड़ बचता है तो वो भी सस्ता है, आपकी जान से भी वो अधिक महत्वपूर्ण है। इन्होंने यहां पर इतना कहा था। 11 सितंबर 1730 की बात है। अमृता देवी ने विश्नोई संप्रदाय के 363 लोगों के साथ पेड़ों की रक्षार्थ बलिदान दिया था। घटना क्या थी पूरी अच्छी तरह से समझना। उस समय जोधपुर के महाराजा थे
इनको महलों का निर्माण करवाना था। और वर्तमान की तरह उस समय सीमेंट नहीं होता था, चूना होता था, और चूने को पकाने के लिए लकड़ी की आवश्यकता होती थी। तो ये जो राजा था जोधपुर का, उन्होंने अपनी सेना को भेज दिया जंगलों में, जाओ और विश्नोई के जो गांव हैं, विश्नोइयों के जो गांव हैं जोधपुर के आसपास में, भाई साहब आज भी सबसे ज्यादा विश्नोई लोग रहते हैं, ठीक है। तो विश्नोई लोगों की वहां पर प्रधानता है। विश्नोई क्यों कहते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, पहले इसकी चर्चा कर लेते हैं। अब विश्नोइयों के गांव में उनको भेज दिया और कहा कि लकड़ी काट के लेके आओ। अब अमृता देवी ने इसका विरोध किया। सबसे पहले इन्होंने अपनी 2 बेटियों के साथ में बलिदान दिया था, और इनको देखते हुए अन्य विश्नोई संप्रदाय के जो आसपास के लोग थे इकट्ठा हो गए, और सब ने एक एक करके अपनी जान गंवाना शुरू कर दिया और अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। सर्वोच्च बलिदान उन्होंने अपना दिया था। और उसके बाद में राजा भी यहाँ पर आया, तो उन्होंने कहा कि पेड़ नहीं काटे जाएंगे। उनको जब पता चला कि सेना ने यह सब किया है और लोग यहाँ पर इतना अधिक प्रेम करते हैं पेड़ों से, तो उन्होंने पेड़ों के कटाई पर रोक लगा दी। और आज भी विश्नोई संप्रदाय है वो पेड़ों की, और पेड़ों की नहीं मैं कहूँगा, यहाँ पे पर्यावरण संरक्षण के लिए सर्वोत्कृष्ट कार्य वो करते हैं। आप जानते हैं कि इनको विश्नोई क्यों कहते हैं? देखिए इनके 29 नियम है, 29, तो 20 + 9 कितने हो गए? 20 + 9, इसी यहाँ पर इनका नाम पड़ा बिश्नोई। ये 29 नियमों को पालन करते हैं। ये नियम आप जान सकते हैं इनके संपर्क में आके भी, या कहीं पे आप पढ़ सकते हैं, काफी महत्वपूर्ण है। तो ये थी यहाँ पर अमृता देवी की कहानी। और यहाँ पर एक पुरस्कार भी दिया जाता है, अमृता देवी पुरस्कार। ये पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। आज के सेशन में इतना ही। चलते चलते आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न। देश के हर परिवार को घर उपलब्ध करवाने के लिए केंद्र सरकार ने किस वर्ष को लक्ष्य के रूप में रखा है? इसका सही आंसर आप कमेंट में लिखिए। ऑप्शन है आपके सामने 2022, 2023, 2024 या 2025। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड नाइट, नमस्कार।